So good morning everyone. I welcome you all to 5am Crack Preliminary series में. So let's discuss the first topic. Consider the following statement about the whole cell price index and consumer price index. The CPI based inflation data is compiled by Ministry of Statistics and Program Implementation, and WPI based inflation data is put together by Department of Promotion of Industry and Internal Trade. CPI is dominated by the prices of manufactured goods, while WPI is dominated by prices of food articles. CPI does not take into account the changes in the price of service, but WPI does. तो इससे बहुत से प्रश्न आते हैं. अभी देखोगे तो ये आर्टिकल भी है आपका, और यहाँ पे प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं दैट आर इंपॉर्टेंट जो आप लोग कवर भी कर रहे हैं सीरीज़ में. सो देखो, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात किया जाए तो यहाँ पे तीन आपको याद रखना है. एक तो होलसेल है, एक रिटेल मार्केट है और एक कंज्यूमर है. सो जो रिटेल वाले हैं होलसेल उससे खरीदते हैं और कंज्यूमर जो है वो रिटेल से खरीदते हैं. तो बेसिकली जैसे हम और आप कंज्यूमर, वी ऑल आर कंज्यूमर्स. सो जो बास्केट ऑफ कमोडिटी है उसके प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होगा रिटेल लेवल पे, दैट इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय सीपीआई, और होलसेल प्राइस लेवल पे होगा दैट इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय डब्ल्यूपीआई. सो डब्ल्यूपीआई इज डोमिनेटेड बाय द प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड, वाइल सीपीआई इज डोमिनेटेड बाय द प्राइस ऑफ द फूड आर्टिकल. ये आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ लिखा सीपीआई इज डोमिनेटेड बाय द प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो ये गलत है. दूसरा जो पॉइंट है कि दूसरा जो एस्पेक्ट है, WPI डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द चेंजेस इन द प्राइजेस ऑफ सर्विसेज, बट CPI डज. Here it's written CPI does not take into account the change in the prices of services. Rather, CPI take into account the prices change in the prices of the services. But है ना, तो ये ध्यान में रखना है. बट CPI does. If services such as transport, education, recreation and amusement, personal care etc. get significantly costlier, then the retail inflation will rise. But there will be no impact on wholesale price inflation. ये पॉइंट ध्यान में रखना. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये सही है. So the answer that is B. नेक्स्ट देखते हैं. सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी. माय नेम इज सौरभ पांडे. अगर आप ISC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अकेडमी से जुड़ सकता है. लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट. अमेंडमेंट टू सेक्शन 14 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 will allow to have 4 qualifying date for eligible people to register as voters. Section 23 of the representation of people act 1950 will be amended to allow linking of the roll data with Aadhaar ecosystem. Now January 1, April 1, July 1st, October 1 in calendar year will be qualifying dates in the relation to the preparation or the revision of the electoral roll. तो यहाँ पे करेक्ट आपको बताना है. तो हिंदू पे भी आर्टिकल है, तो इसके ऊपर हमने हिंदू में भी बहुत डिटेल में लाइक वी हैव डिस्कस्ड. तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल से. और यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया जाता है उसमें आधार का भी यूज़ है. और सेक्शन 14 अमेंड करने की बात की गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के, जो कि अलाउ करेगा क्वालिफाइंग डेट्स, अलग अलग क्वालिफाइंग डेट्स है. सो दिस द बिल सीक्स टू लिंक आधार विद द इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, शॉर्ट में से एपिक भी कहते हैं. अमेंडमेंट टू सेक्शन 14 ऑफ द RP Act 1950 will allow to have 4 qualifying dates for eligible people to register as voter. As of now, January 1 of every year is the sole qualifying date. People who turn 18 on or before January 1 can register as voters. Those turning 18 after that have to wait for one whole year to register as voter. Now January 1, April 1, July 1, October 1 in a calendar year will be a qualifying date in relation to the preparation or revision of the electoral roll. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं. आंसर इज दैट इज 1, 2 and 3. नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक इज दिस इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव प्रोग्राम. ये भी आपका हिंदू से ही है. ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया BPNI in collaboration with the Association of Healthcare Provider of India has launched this program. It will enable hospital to get breastfeeding friendly tag. The initiative is for every hospitals in India. तो यहाँ पे अगर देखा जाए, सो अ न्यू इनिशिएटिव विल नाउ हेल्प मदर आइडेंटिटी ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल बिफोर दे गिव बर्थ. अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली सर्वे 5, while there was 88.6% institutional birth, only 41.8% of the infants were breastfed within the first 1 hour, which has improved only marginal from 41.6. तो यहाँ पे जो breast feeding है that has to be improved. Many states such as Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Uttar Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh have shown decline in the proportion of children breastfeed within the first hour. So an initiative is only for private hospital and is based on the Ministry of Health and Family Welfare, MA,
that is Mother's Absolute Affection Program for Government Hospital launched in 2016. तो यहाँ पे द इनिशिएटिव इज़ फॉर एवरी हॉस्पिटल, इट इज़ फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दोनों आपका सही है. आंसर है दैट इज़ 1 and 2. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मीडिएशन बिल. इस पर भी आपका आर्टिकल आप देख सकते हो, बिजनेस लाइन से है ये. The bill provides for establishment of Mediation Council of India and for community mediation. The bill intends to institutionalize the process of mediation by strengthening the alternative dispute resolution mechanism. The draft bill proposed for time-bound resolution. तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है. So यहाँ पे according to the bill, we can say according to the bill, the mediation process protects the confidentiality of the mediation undertaken and provides for immunity in certain cases against its disclosure. The registration of mediation settlement agreement has also been provided for with state, district, taluk legal authorities within 90 days to ensure maintenance of authenticated records of the settlement so arrived. तो यहाँ पे देखना, देखो मीडिएशन में क्या है कि मध्यस्थता भी जिसे हम कहते हैं, तो जो बिल है, दिस बिल प्रोवाइड फॉर द मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फॉर कम्युनिटी मीडिएशन की भी बात की गई है, मतलब कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इन द मीडिएशन. द बिल इंटेंड टू इंस्टीट्यूशनलाइज द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन. इसमें अल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म था अदर देन द कोर्ट, तो मीडिएशन भी बेसिकली कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का हिस्सा है. द ड्राफ्ट विल प्रपोज्ड फॉर द टाइम बाउंड रेजोल्यूशन. तो यहाँ पे प्रपोज्ड फॉर प्री लिटिगेशन मीडिएशन को प्रपोज किया गया. इट्स नॉट लाइक फॉर टाइम बाउंड रेजोल्यूशन. तो ये लास्ट स्टेटमेंट गलत है, आंसर है दैट इज़ 1 and 2. नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA. The FCRA regulate any donation and ensure that such contribution do not adversely affect internal security. The FCRA is applicable to all association, group and NGOs which intend to receive foreign donations. Political parties can receive fund from Indian subsidiary of foreign companies or a foreign company in which an Indian hold 100% or for more shares. Correct आपको जो है वो बताना है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए which is again very important, जो FCRA है it actually regulate foreign donation. It's not like all donation, and ensure that such contribution do not adversely affect internal security. तो ये ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे it's not any donation, it's foreign donation. First enacted in 1976. It was amended in 2010 when a slew of new measures were adopted to regulate foreign donation. The FCRA is applicable to all association, groups and NGOs while intend to receive foreign donation. It is mandatory for all such NGOs to register themselves under FCRA. ये आपको ध्यान में रखना है. Member of legislature, political parties, government officials, judges, media persons are prohibited from receiving any foreign contribution. However, in 2017, MHA through the finance bill route amended 1976 amended the 1976 repealed FCRA law, paving the way for political party to receive fund from Indian subsidiary of foreign companies or a foreign company in which in India hold 50% or more share. तो यहाँ पे लिखा है 100% शेयर. तो अगर फॉरेन कंपनी में इंडिया कोई शेयर है 50% एंड मोर, तो वहाँ पे फॉरेन फंडिंग आपको ले सकते हो. तो ये गलत है, मतलब वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड. मीन्स पॉलिटिकल पार्टी टू रिसीव फंड्स फ्रॉम द इंडियन सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी की जो इंडियन सब्सिडरी है और फॉरेन कंपनी इन विच एन इंडियन होल्ड 50% और मोर शेयर. तो ये गलत है. उसके अलावा अगर बात किया जाए तो दिस इज़ करेक्ट, ये गलत है. आंसर है दैट इज़ बी 2 ओनली. नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन conferred with highest civilian award of Nagtag Pelji Khorlo of which country on the occasion of country's national day. तो ये भूटान के कंटेक्स्ट में याद रखना है. और ये आपको देखेंगे PM मोदी अवॉर्डेड विद भूटान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो. नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी whose responsibility and power are prescribed in the Constitution of India under Article 3 to 4. It is the commission which decides the election schedule for the conduct of the election, whether general election or election or panchayat or by-election or panchayat election. In the performance of its function, the election commission is insulated from the executive interference. यहाँ करेक्ट आपको बताना. तो ये भी हिंदू का टॉपिक है. So if you see this thing, it is the commission which decide the election schedule for the conduct of election, whether general election or by election. तो यहाँ पे अगर देखा जाए
सो ये स्टेटमेंट आपका गलत है कि यहाँ पे इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन बाय, इसमें पंचायत इलेक्शन शब्द भी एडेड होता है। दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। द डिसीजन ऑफ द कमीशन कैन बी चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय अप्रोप्रिएट पिटिशन। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है, अप्रोप्रिएट पिटिशन में डिसीजन भी चैलेंज किया जा सकता है। सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर आपका प्रेस्क्राइब्ड आर्टिकल 3 to 4 में। सो ये सही है, ये सही है, और आंसर है दैट इज़ 1 and 3। अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर से करें। ये सेशन जो आपका होगा मंडे टू फ्राइडे होगा, मंडे टू फ्राइडे। प्रीलिम्स के जो डिफरेंट सोर्सेस है वी आर कवरिंग। इसके अलावा आपको जो करना है वो हिंदू एनालिसिस करना है, जो 9:15 AM को आपको आएगा, 9:15 AM। कोड यूज़ करना है अनअकैडमी से जुड़ने के लिए, वो आप कर सकते हैं। अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अलग अलग जो टेस्ट सीरीज़ करंट अफेयर स्टैटिक की चल रहे हैं तो उसको आप कर सकते हैं। कोड यूज़ करना है दैट इज़ SPLIVE, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अनअकैडमी से जुड़ के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको मेंटर्स भी असाइन रहते हैं, और जैसे प्लस सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मेंटर अलग से असाइन रहते हैं। तो अभी 23 दिसंबर लास्ट डेट, मतलब आज है, तो ये बेनिफिट लेने का अगर आप जुड़ते हैं आप, तो पहले तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके अलावा 3 मंथ का आपको एक्सटेंशन मिलेगा, और 1 ईयर या उससे ज़्यादा का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और इसमें आप एक कोर्स नहीं, सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज कर सकते हैं। जितने भी ये बैच कोर्सेस आ रहे हैं सबको आप एक्सेस कर सकते हैं, टॉप एजुकेटर के जितने भी ये कोर्सेस हैं। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।